ओके, आगे शुरू करते हैं अपन। कल लास्ट कहाँ देख रहे थे अपन? लास्ट ही लास्ट पॉइंट था अपना किस नाम से? ज्ञान दर्शन। और ये है जो क्या है, टेलीविजन पे जो कार्यक्रम होते हैं एजुकेशनल, उससे रिलेटेड है। 2000 सन 2000 का 26 जनवरी के दिन का इसकी बात कर ली थी। और आज अपन बात कर रहे हैं समसा की। अब समसा है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान से पहले अपने यहाँ प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन अलग अलग चलती थी। इसके अंतर्गत दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मतलब मिला दिया। पहले चलता था एक सर्व शिक्षा अभियान, किस नाम से? सर्व शिक्षा। अब ये सर्व शिक्षा अभियान है वो छोटी क्लासों के लिए हो गया। और उसके लिए चलता था माध्यमिक शिक्षा, मतलब वो जो 9वीं क्लास से आगे उधर जो काम है वो अलग था। अब समसा जैसे ही नाम हुआ तो इसमें जो सारा कुछ मामला, ये सर्व शिक्षा अभियान भी आ गया, फिर माध्यमिक शिक्षा भी आ गया, और जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग वगैरह का वो सिस्टम है उसको भी इसके अंतर्गत जो इंटीग्रेट कर दिया। नाम हो गया समग्र शिक्षा अभियान। अब समग्र शब्द है उसका भावार्थ क्या होता है? नॉर्मली हिंदी में क्या अर्थ होता है? सब कुछ। सब कुछ है वो इसके साथ आ गया एक साथ। और ये शुरू हुआ था कब? 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2018। रह जाएगा ध्यान में? 1 अप्रैल से ही क्यों? यहाँ जो मामला है वो है पैसे का, और पैसे का मामला अपने यहाँ चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। इस कारण से फिर भी भाई अब आज से ये खर्चा पानी इधर वाला बंद है, उधर से शुरू है। क्लियर हो गई ये बात? फिर इसमें ये कक्षा 1 से 8 तक चलता था। 2017 2001 में चला था। और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ये 9 10 में अलग से 9वीं से 12वीं तक का था। माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर है जिसका काम देखता था। उसके बाद शिक्षक शिक्षा की अगर बात करें तो यह जो 1978, फिर उसको जो अभी वो वापस से रिवाइज किया था 2018। और इसमें अपने टीचर वगैरह के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह तैयार करने का काम है वो कौन करता है? RSCERT, जो कि कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत तकनीकी समस्या आएगी, कुछ स्टूडेंट को इससे लगेगा कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, तो कुछ चीजें अपने को बाद में जब ये एक बार हो जाएगी क्लास तो उसके बाद 2 3 पेज के नोट्स लेंगे, मैं जो अपडेट कर दूंगा उसको, ठीक है। तीनों का मिश्रण, मतलब वो तीनों मिला लिए गए, वो क्लियर है। और अब जब समसा बना है तो ध्येय वाक्य सब जगह अपन पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई योजना चलती है तो उसका एक पोस्टर लॉन्च होता है। अब पोस्टर लॉन्च होता है तो पोस्टर में अपने को कुछ ना कुछ डायलॉग तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसमें डायलॉग क्या लिखा हुआ था? सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। और इतना प्रश्न है ये भी अपने को वहाँ एग्जाम में घुमा सकता है दिमाग, क्योंकि वो साथ में शब्द और जोड़ देंगे, अच्छी शिक्षा और सबका विकास जोड़ दिया, कुछ ऐसे भी तो नारे लगाती है सरकार। तो ऐसा कुछ अगर हो गया तो अपना गड़बड़ हो सकती है, इसको भी याद रखना है ना जब पढ़ो तो पूरा एकदम कि हाँ ये बात है। ये वाक्य क्या है? सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। और किसका है ध्येय वाक्य? तो समसा का है, ठीक है। नोडल विभाग कौन सा है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जिसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं RCSCE। ऐसे इसका अगर फुल फॉर्म करोगे तो आर का तो हो गया राजस्थान, और इसका क्या हो गया बोलो? काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। लिखने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया, लेकिन ध्यान रखना 1 से 12 तक की, यानी कि अब जब, और ये बहुत जगह ऐसे कोष्टक में ये मिलता है ना, प्री प्राइमरी भी है, ये भी है, वो भी है। बहुत जगह अपने को लगता है कि अभी एग्जीक्यूट तो हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ, तो स्कूल में तो लागू ही नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट ने अभी ये पॉलिसी जारी की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और सरकार इसको लागू करने के लिए प्रयास कर रही है। तो जहां पर भी ऐसी बात आ जाएगी, इसका मतलब समझ जाओ कि जब ये लागू हो जाएगा इसमें इसको प्री प्राइमरी को भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। अभी जैसे हम वो 9 से 12 पढ़ रहे हैं, मिशन कौन सा है? स्टार्ट। उसमें बात करें ना कि भाई 9 से 12 है। अब उसमें जो छठी क्लास का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम नेप पढ़ेंगे तो नेप में वो क्वेश्चन वगैरह वो तो कब से मान रहे हो? कौन सी क्लास से मांग रहे हैं? छठी क्लास से मांग रहे हैं। इसका मतलब तो उनको जो शामिल करना पड़ेगा। हालांकि जो सब जगह लागू नहीं हुई है, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया सबसे पहले। किस नाम से है? महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। अभी इसने जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्जाम अभी अपने हो रहा है ना, सेमेस्टर, मतलब बीए पूरी नहीं हो रही, मतलब एग्जाम दिया जाएगा तो वो वाला सिस्टम है जो नेप के कारण है। और जब भी कोई योजना वगैरह चल रही है जैसे नवाचार वगैरह है, तो उनमें बहुत बार होता है कि जैसे हमने ट्रायल बेस पे देखा, हो सकता है कि वो उसके जो जैसे आउटपुट हम चाहते थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। इनमें भी थोड़ा बहुत करंट जी के हिसाब से बदलाव होगा। और नवाचार है तो और भी जुड़ते जाएंगे। जैसे कोई कहे कि भैया आपके नोट्स में तो कल तो था ही नहीं, तो अब आज एक नया और नवाचार आ गया तो वो आज से जुड़ेगा, और कुछ में अपडेट भी आएगा। और अपडेट आती रहती है, शिक्षा विभाग में अलग ही है। अपने मंत्री जी हैं जो थोड़े दिनों पहले ऐसे कह रहे थे, शिक्षा मंत्री जी, अभी कहूंगा कोई ऐसे अलग नहीं काट दे। तो पहले उनके भाषण आए थे कि सरकारी स्कूल में जो टीचर है अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ये है वो। और कल उनका भाषण आया था, बहुत अलग आया था। और सरकारी स्कूल वाले जिसमें मास्टर ही नहीं है, अतरा बल्लभ मतलब आदमी है वो, है ना। तो
चीजें हैं, बदलती रहती है समय के साथ। इसमें थोड़ा एज ग्रुप का ध्यान रखिएगा, जब आप प्री प्राइमरी की बात करोगे तो एज ग्रुप है जो 3 से लेके और 18 वर्ष हो जाएगा, ऐसा भी आ जाए बाई चांस तो ध्यान रखना आपने। क्लियर है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को पैसा देती है कितने परसेंट? 60%। परीक्षा में मुश्किल है कि यह है, लेकिन वो ध्यान रह जाए तो बढ़िया है। और इस पे जो सीबीओ अधिकारी होता है ब्लॉक लेवल का, इसको ध्यान रख लेना, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उसको बोलते हैं। अभी एक नया शब्द भी और थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी मैं थोड़ी देर पहले यूज किया था, पीईओ बोलते हैं उसको। तो इसका क्या हो जाएगा? पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जो प्रिंसिपल होता है 12वीं तक के स्कूल का। सर आया नहीं क्या अभी? ऐसे कैसे हो सकता है? और सब कल भी ऐसे लग रहा है उनको, लेकिन ऐसे करें क्या, अलग आ रहे हैं। वैसे ये दोनों तो इधर एमपी में एडमिशन ले लेते थे, 2 साल बाद मैडम बन जाती, लेकिन हम उनके घर वालों को मैं कैसे समझाऊं? मैं किसी को समझाता हूँ तो सबके दिमाग में ये आता है कि तो ये छा गया, ठीक है कमीशन में ली बस, ये वही कारण एडमिशन करवाओ। अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिनको रिक्वेस्ट किया, अभी एक दो स्टूडेंट ने मुझे ये वापस क्रॉस क्वेश्चन भी किया, अभी आपने एमपी में इतने एडमिशन करवा दी, 100 से ज्यादा स्टूडेंट है आपके थ्रू एडमिशन ले लिया होगा, इस साल किसी एमपी वाले का नंबर आया क्या? ये प्रश्न है। तो इस साल तो मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अगले बार में जब भी रिजल्ट आएगा तब जरूर। एमपी वालों को बहुत बेनिफिट है, उनके जो कॉलेज वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, वो अगर ढंग से पढ़े, मतलब समस्या ये है ना कि अपन फ्री है तो फिर फ्री है, वो पढ़ते भी नहीं है, इतने फ्री है, तो वो थोड़ा तकनीकी समस्या है। अरे क्या, कमलेश जी को फोन करेंगे तो उनको ऐसे लगेगा आज कहीं गए तो नहीं, कल भी ऐसे ही लेके चले गए। की बात हुई? बाणु खड़े? ओके ओके, ठीक। आ गए हो? थोड़ा देरी रखना चाहिए, वो लड़कियां 1 मिनट अगर वेट कर लेती तो ठीक है। चलो अपने इधर आ जाओ, ध्यान दो वापस। बजट के हिसाब से अलग अलग वो सिस्टम रहता है इनका, तो बजट के हिसाब से वापस से इसको नाम दिया संस्था 2.0, नई एजुकेशन पॉलिसी, मतलब मैं नहीं बोल देता हूँ, जिसको नेप 2020 बोलते हैं अपन। अब उसके हिसाब से अपडेट तो करना पड़ेगा, चीजें आएंगी, क्योंकि ये 2018 की बात है और एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो फिर सब जगह जो चीजें बदलेगी, तो उसमें सतत विकास लक्ष्य है, SDG 4 बोलते हैं अपन उसको, इसको याद रखना पक्का है ना, SDG, SDG बोलते हैं, SDG है ना, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और 4 एजुकेशन इसमें काउंट होता है, SDG 4 में, ये याद रखना अपने को। तो अब ये अगर अपने को चाहिए, फिर समावेशी शिक्षा चाहिए, समावेशी की कहानी है जो क्लियर है सबके दिमाग में, भाई एक ऐसा क्लासरूम जिसमें जो कोई CWSN बच्चा है, कमजोर बच्चा है, होशियार बच्चा है, अगड़ा है, पिछड़ा, जैसे भी है, वो सारे बच्चे हैं जो बहुत प्रॉपर वे में वहां से एजुकेशन ले सके। फिर न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अब ये शब्द ऐसे हैं जिनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। न्याय संगत का मतलब क्या है? बच्चों के साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जैसे कुछ बच्चों को देख तुम पीछे की तरफ देखो और मास्टर ऐसे पढ़ाए तो वो अन्याय संगत हो गया। 4 अगस्त 2021 से लेके इसको वो 5 साल के लिए सेट करते हैं, तो 2026 तक का बजट है जो एलोकेट किया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पूर्ण अवधि हो जाएगी ये, मतलब अगर शुरू से देखेंगे अपन, मतलब सर संस्था जो चला था वहां से, तो ये 2018 से काउंट होगा 2026। और कोई ऐसे मत सोच लेना कि 26 में आगे मामला खत्म हो गया, क्या नया बजट एलोकेट हो जाएगा, सारा कुछ अभी फाइलें बन जाएंगी। मकसद क्या है, तो शुरू में जो इनिशिएटिव की बात की थी हमने, वही सारी बातें इसी में आ रही। अभी अपन एमपी एडमिशन का नाम ले रहे थे, उसी का तो फोन आ रहा है, आज कल लास्ट डेट है ना, चलने देते हैं अभी, थोड़ी देर बीच में ब्रेक में बात करेंगे, अभी क्या रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो फिर वो क्लास देखने वालों को उन समय उनको कैसे समझाएं कि भाई ये सिचुएशन है हमारी। जेंडर गैप कम करना, और ये जेंडर गैप सीधा लिखते हैं अपन, जेंडर गैप का मतलब यही है कि भाई लड़कियों की शिक्षा है उसको भी बढ़ाना, वहाँ बहुत ज्यादा अंतर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी शिक्षा, वो बातें सारी आएंगी। फिर ये ECC नया शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये छोटे बच्चों के लिए है, इसके कोर्स वगैरह का बहुत माहौल बना हुआ है ना मार्केट में, जब वो नौकरी लगेंगे तब लगेंगे, लेकिन अभी कोर्स वगैरह का भयंकर चल रहा है। फाउंडेशनल लिटरेशन, वो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये भी ध्यान रख लेना।
और 21वीं सदी के कौशल, कौन सी सदी के? 21वीं। भैया आजकल नई टेक्नोलॉजी है तो उस हिसाब से वो चीजें जो होनी चाहिए अपने, और ट्रेनिंग वगैरह है उसको भी थोड़ा प्रॉपर किया जाए, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। व्यवसायिक शिक्षा में अभी बात कर रहे थे अपन, भाई नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कौन सी कक्षा से शुरू कर देंगे? 6ठी क्लास से। और RT 2009 है उसका जो एग्जीक्यूशन भी, इसमें उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बात हो गई इसकी बोलो समसाई। और बाकी चीजें जो कोई ऐसे नहीं है वो याद रह जाएगी, बस थोड़ा ये ध्यान रख लेना, एक SDG 4 है वो इसमें ऐड हो रहा है, और इसमें जुड़े कौन कौन से हैं तो ये ध्यान रख लेना आपने, माध्यमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। इसमें नॉर्मली क्या परीक्षा में प्रश्न आएगा ना, तो वो ऐसे पूछेगा, एक ऑप्शन में ये दोनों के नाम लिखेगा, SSA और जो रमसा है वो दोनों, और तीसरे ऑप्शन में या लास्ट वाले ऑप्शन में फिर तीनों को जोड़ के लिखेगा ये तीनों। अपन क्या शुरू में 2 पढ़ गए और ओके कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसमें जो शिक्षक शिक्षा को भी शामिल किया गया है, इसमें ट्रेनिंग वगैरह ये है वो सारा कुछ शामिल रहेगा। आगे है परख, क्या नाम है? परख है वो शब्द बना है अलग अलग से, वो परख का है जो फुल फॉर्म है ये, इसको अपने को याद करना है। नाम है परफॉर्मेंस, ई का तो क्या हो गया? परफॉर्मेंस। फिर ए का क्या हो गया? असेसमेंट। आर का हो गया क्या? रिव्यू। और क्या? एनालिसिस। इसका एनालिसिस तो नॉलेज। और ये ध्यान रख लेना फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्वांगीण विकास को। हम पढ़ते हैं ना बहुत जगह ये नाम सुना होगा, सर्वांगीण विकास, तो उसके लिए है ये परख। अब इसमें मूल्यांकन वगैरह वो सारा कुछ करना है, असेसमेंट की बात हो गई, रिव्यू की बात हो गई, एनालिसिस की बात हो गई, डेटा वगैरह सारा प्रॉपर देखना आपको। और नाम दिया है इसको क्या? परख। सामान्यतः हिंदी में परख शब्द का अर्थ क्या होता है? अब पहले पढ़ा होगा ना, प्रथम परख और द्वितीय परख, मतलब टेस्ट, जांच करना, चेक करना उसको कि भाई कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। मकसद में वही है, मूल्यांकन के मानक मानदंड और दिशा निर्देश है वो फिक्स करेंगे यहाँ से। अब मूल्यांकन कैसे क्या किया जाना चाहिए, जैसे अभी अपना जो वो सिस्टम है उसके अंदर मूल्यांकन का सिस्टम है, जैसे कि 10वीं क्लास है तो उसमें बोर्ड का, फिर 5वीं तक है तो उसमें अलग है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में किया गया था, जिसमें जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट, साक्षरता डिपार्टमेंट और नई दिल्ली की आ गई इसमें, मतलब नई दिल्ली का मतलब ऐसे तनाव नहीं लेना आपने, नई दिल्ली का मतलब कुल मिलाकर ये कार्यक्रम है जो RSCRT के निर्देशन में हो रहा है। 4 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ संपूर्ण देश में, जिसको अपन एक अचीवमेंट सर्वे भी कह सकते हैं अपन। यहाँ जो नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावशीलता है उसके ऊपर फीडबैक प्रदान करना। फीडबैक तब मिलेगा जब भी अपन पहले जो उसको चेक करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे। छात्रों को सीखने के स्तर की जानकारी इकट्ठी करना, आवश्यक सुधार हेतु कदम उठाना, मूल्यांकन में एक रूपता लाना, ये सारा कुछ। और हर स्तर पर है जो इसके लिए डेटा पूरा का पूरा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर किया गया था। और सबसे बड़ा स्कूल सर्वेक्षण, क्योंकि सबसे बड़ा देश है तो सर्वेक्षण भी सबसे बड़ा हो जाएगा, सीधी बात है। और इसमें जो जिनको शामिल किया गया था, ये डेटा कभी परीक्षा में पूछते नहीं है सामान्यतः, लेकिन अपने नॉलेज में आना चाहिए कि इतने जिले हैं भारत में, 782 जिले हैं और 87,619 विद्यालय हैं, 23 लाख समथिंग विद्यार्थी हैं। भाषाएं भी कितनी? 23। और कक्षाएं कौन कौन सी थी? तो 3, 6 और 9। ये 3, 6, 9 तो कभी सुना भी होगा, टेस्ला का वो जो है सिस्टम, वो 3, 6, 9। नेप 2020 के अनुसार परख का आयोजन किया, मतलब इसमें जो फॉलो किया गया किसको? अभी जो नवीनतम पॉलिसी है उसको फॉलो किया गया। NCERT द्वारा परख को तैयार किया गया। और अपना जो राजस्थान है, RSERT द्वारा परख का कार्य है जो राजस्थान में किया गया। इसमें वो तनाव लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी जो अकेडमिक संस्था है वो कौन सी है? RSERT। नेशनल लेवल पे कौन सी है? तो NCERT। वो जो नई दिल्ली लिखा हुआ है ना, वहाँ तनाव नहीं लेना, वहाँ हम बात करना चाह रहे हैं किसकी? NCERT की बात करना चाह रहे हैं। इसमें एक दो चीजें हैं, थोड़ा और वापस अपन बातचीत कर लेते हैं। एक तो ये ध्यान रख लेना, ये कब आयोजित किया गया था? 4 दिसंबर 2024 को, ठीक है। वही पेपर वगैरह है जो वहां से बन के आए थे, यहाँ टेस्ट वगैरह हुए थे, वो सेम डेटा है जो वापस गवर्नमेंट के पास गया था। अब आगे बात करनी अपने को स्कूल रेडीनेस। तो स्कूल रेडीनेस में नाम है वो समझ लिया, तो फिर इसमें कुछ भी अपने को अलग याद नहीं करना, बस ये तारीख, अरे वाह तारीख बढ़िया मैच कर रही है, ये याद हो जाएगा सबको। हाँ, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, कितने साल हो गए? स्कूल रेडीनेस में ये जो रेडी शब्द है ना, ये अपन जानते हैं, अपन बोलते हैं। जैसे अपना दोस्त है कोई, अपन जा रहे हैं तो उसको फोन करते हैं, रेडी भी हो? रेडी नहीं बोलते अपन तो रेडी बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे भी कैसे क्या, जो मैं तो रेडी हूँ, ऐसे। तो रेडी का मतलब होगा तैयार, एकदम कंप्लीट तैयार। तो यहाँ बच्चे को जो किसके लिए तैयार करना अपने को?
स्कूल को बच्चे के लिए तैयार करना, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, घर वालों को, शिक्षकों को, मतलब पूरा सिस्टम है उसको एक तरीके से क्या करना, रेडी करना। और सब रेडी है तो फिर पढ़ लेंगे, बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये 29 जुलाई 2021 को ध्यान रखिए ना, 22-23 से सभी राज्यों में इसको लगा दिया गया था, लागू कर दिया गया था। पहली बार स्कूल में प्रवेशित, अब ये पहली बार समझ गए ना, जो बच्चा नया आ रहा है मतलब पहली क्लास में, और उन बच्चों को सहज क्रियाओं द्वारा सिखाना। अब सहज क्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब सहज क्रिया शब्द है ये क्या है, ये अपने बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जब टीचर बन जाओगे तब भी ये काम आएगी चीजें। सहज क्रिया का मतलब क्या होगा? हम्म? हाँ, एक तो हो गया कि जैसे बालक है उनको खेलने में मजा आता है, तो आप खेल खेल में सिखा रहे हो, खेल खिला रहे हो, तो ये हो गया एक सहज। और चित्र वगैरह बनाओ, और मातृभाषा में, ठीक बात है, अंग्रेजी मत बोलो उनके सामने, या मतलब अंग्रेजी आती है तो बोलो, कोई समस्या नहीं, मातृभाषा मतलब अंग्रेजी भी हो सकती है। और सहज क्रिया क्या हो सकती है? जिसमें बालक है उसको फालतू कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब जो नॉर्मल घर पे एक्टिविटी कर रहा है वो सारी एक्टिविटी आपको कहाँ करवानी है, बोलो, स्कूल में। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है जो उसको वहां मिल जाएगी, छोटी मोटी। अपने गांव में ऐसे सुना होगा कि बच्चा है जो जैसे नाम नहीं लिख रहे हैं फिर भी उसको स्कूल में भेजा करते थे पहले, आजकल तो प्राइवेट स्कूल वाले उठा ले जाते हैं, 2-2.5 साल के को उठा ले जाते हैं आजकल तो। पहले के समय में जब ये इतना भयंकर नहीं था तो गांव में ऐसे कहते थे कि बैठना उड़ना सीखेगा, ये सुना होगा। तो वो बैठना उड़ना ही यहाँ पर क्या है, रेडीनेस है, ये स्कूल रेडीनेस है। और ये है जो बहुत जगह ये आती हैं बातें, जैसे मैं मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो अभी आजकल सरकारी स्कूलों में नामांकन की बड़ी समस्या हो रही है, टारगेट दिया जाता है 10%, उसको अचीव करना है, जो मतलब मास्टरों के लिए बहुत सिर दर्द का काम है। तो हमारे वहाँ स्टाफ में ऐसे तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये चली गई बात तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ जगह मैं XYZ कोई एक स्कूल है उसका उदाहरण दे देता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में बच्चे बैठे हैं, जैसे 10 का नामांकन है, 10 बच्चे बैठे हैं। अब उनके साथ एक दो उनके छोटे भाई बहन है, जो संभावना है और गाँव में पूरी संभावना है वो आएंगे। तो अब जो वो टीचर पढ़ा रहे हो गए नहीं, ये इसमें नहीं है तो इसको यहाँ से भगाओ, मतलब इसको यहाँ से हटाओ और आंगनबाड़ी में भेजो, या जो भी उसका है, या घर पे भेजो, मम्मी के पास भेजो, ऐसा कुछ है। और वो पूरा प्रॉपर केवल क्लास में जिनका एनरोलमेंट है उनके अलावा किसी और को नहीं पढ़ाना। अब ये 2-4 साल पहले मैंने इसमें ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा कि भाई ये बच्चे हैं ना, इन्हीं को तुम्हें साल 2 साल बाद हुआ यहाँ एडमिशन लेना है। और ये अगर इनके साथ बैठेंगे उठेंगे तो थोड़ा बहुत तौर तरीका तो सीखेंगे ना, राम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, दिमाग में आएगा। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ना शुरू करे जैसे 1 साल पहले ही, तो वो जब पहली क्लास में आएगा तब तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे वहाँ जो है ऐसे बच्चे कुछ तो पहले से आ रहे थे, मतलब पहली क्लास में जब एडमिशन हुआ उसके पहले से आ रहे थे, तो इस समय मतलब वो एकदम तोप है, मतलब अपने आप में, और पहली क्लास में है जबकि सारा काम है जो बढ़िया कर रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी तीसरी तक बच्चा है जो उस लेवल पे आ नहीं पाता। तो सरकार को भी ये चीज समझ में आई, किसी ने एडवाइस दी होगी तो ये है। और फिर क्लास का दबाव भी नहीं रहता है तो उस समय तो और ज्यादा फायदा है। अब यहाँ पर ये टारगेट दिया था कितने महीने का, भाई आप शुरू के 3 महीने जो कहानियां वगैरह सुनाओ और गीत बोलो और मस्त रखो उनको, प्रतिदिन 4 घंटे शनिवार को है जो सारा कुछ रिवाइज करवा दो। कारण क्या है, तो नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं जो पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको एक बार आप वजह थोड़ा सा माहौल बना के बढ़िया से समझा के और एडजस्ट करेंगे तब फिर वो सीखना ज्यादा बढ़िया से शुरू करेंगे। अभी ये अपन एडमिशन वगैरह की बात करते हैं ना, तो मैं अपनी क्लास की कर रहा हूँ कि रेडीनेस का कितना फर्क पड़ता है। मैंने फर्स्ट क्लास रखी थी 12 तारीख, 12 जुलाई रखी थी, क्या बोलो। अब जो स्टूडेंट 12 जुलाई को आया होगा ना, उसको मेरा जो मैं कोई भी बात कहता हूँ कुछ ज्यादा समझ में आएगी प्रॉपर, क्योंकि उस दिन जो भी आया है तो उस दिन पूरी हमने आउटलाइन की, भाई ये है दुनियादारी, पिछली ये अभी है अपना सारा सिस्टम ये है। अब बहुत बढ़िया प्रॉपर समझ में आ गई। अब वो सेम बातें अब रिपीट हो सकती है क्या बोलो? उस दिन मेरे मन में जो भाव थे, सारा कुछ सिस्टम मैं तय किया था, वो हो सकता है ना अब तो बहुत कमजोर पड़ गया हो चीजों को देख के, लेकिन उस दिन जो बातें की थी वो उसका रेडी हो जाएंगे, मतलब उस बात को मतलब आधार बना के और बढ़िया पढ़ सकते हैं। अभी भी अगर उनके माइंड में ऐसी चीजें हैं तो वो उस कारण से थोड़ी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। औपचारिकता में सहज करना, औपचारिकता का मतलब वही हो गया जैसे टीचर वगैरह हैं तो उनको ग्रीट करना, कैसे क्या कॉपी मंगवा रहे हैं, लाना ले जाना, ऐसा कुछ। FLN के उद्देश्यों के लिए आधार तैयार करता है, ठीक बात है ये, क्योंकि हमें नेम 2020 में यही चाहिए, हर बच्चा है जो बढ़िया से सीखे। और बालक का क्या होगा, सब जगह ये लागू है। और नारे हैं देखो, बच्चे क्या हो, तैयार हो, विद्यालय भी क्या हो, तैयार हो, मास्टर भी जानने लग जाएंगे बच्चों को थोड़ा बहुत, तो वो भी तैयार हो जाएंगे कि इसको ऐसे टैकल करना है, इसको ऐसे टैकल करना है। और परिवार भी कैसे हो जाएंगे, परिवार भी तैयार। अभी हमारे वहाँ एक तीसरी क्लास में आया एक बच्चा, तो वो क्या बहुत एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं ना, अलग ही लेवल का है, पहले नियाल वगैरह करता था, अभी आया तीसरी क्लास में। और
मतलब उसका एक्साइटमेंट और वो बातें करने का और खतरनाक लेवल है। मतलब कुछ भी काम करता है तो उसमें इतनी जल्दी, कल परसों में उसने वो स्टेपलर होता है ऐसे, तो पिन वगैरह लगाना था, अपने अंगुली में लगा ली पूरी, एकदम अंदर तक चली गई। और मतलब वो थोड़ी देर तो मतलब वो ऐसे देख रहा उसको, मतलब रो भी नहीं रहा है, क्योंकि तो काम तो भयंकर है। और मेरे मुंह में रोंगटे खड़े हो गए भी, इसको कैसे क्या सेट करे। और बाद में निकालने के बाद भी रो रहा। रहता है सबका सर्वांगीण विकास हो। आगे है रीडिंग कैंपेन। अभी हम बात कर रहे थे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन, ठीक है, ये कौन सा है कैंपेन, प्रारंभ 2022 में। और राज्य सरकार है जो काम कर रही है। कुल मिलाकर बात है, शब्द है उसी को देख लो, काम क्या है। सरकार चाहती है कि हर बच्चा उसको क्या आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, किताब की रीडिंग लगाना आना चाहिए, क्योंकि अगर बालक रीडिंग लगा सकता है तो उसके बाद वाले सारे स्किल उसमें आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बोलना सीखने के लिए विपरीत कौशल पढ़ना है। यहाँ अगर बालक है ना बोलेगा, तो बोलेगा तो उसका शब्द भंडार बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कम, एक तो सुनने से, और एक उसको अगर वो अकेला ही है तो कहाँ संभावना ज्यादा है पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे तो शब्द भंडार बढ़ जाएगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है ना कि वहाँ जो बोलना बढ़िया सीख जाएगा वो। तो कैंपेन ध्यान रखेगा, कब चला था बोलो 22 में। और कहानी है जो स्वतंत्र रूप से किताब पढ़ने की बात करता है। आगे है कपिला कमला कार्यक्रम। अब ये तो थोड़ा मेरे थोड़ा कम ज्ञान में है, लेकिन ये है तो है, इसकी बात करते हैं अपन। अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर 2020 में, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये काम किया था, विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए ये किया गया था। बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होगा बोलो, जैसे कोई व्यक्ति कोई किताब लिखता है, कविता लिखता है, या जो भी है सारा कुछ है वो इसमें आ जाएगा। और जागरूकता का मतलब उसको लेकर थोड़ी जागरूकता अवेयरनेस आनी चाहिए, अभियान है जो इसलिए चलाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, ये ध्यान रखना। बाकी इसका कुछ है जो कनेक्शन दिख रहा है क्या? मेरे को तो कपिला कुशवाहा याद आ रहा है। हाँ भाई, हमने वो देखा है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, नाम एक वो कपिला जो गाय वगैरह का नाम भी है, कभी सुना हो तो, वो एक ऋषि की गाय थी। हाँ निष्ठा आगे है, अब इसको थोड़ा सही से पढ़ते हैं अपन, नाम क्या है, निष्ठा 2020। तो प्रारंभ हुआ था 21 अगस्त 2019 को, ध्यान रख लेना निष्ठा। और निष्ठा का फुल फॉर्म भी याद रखना अपने को। ये है जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का सिस्टम है, टीचर्स और जो है टीचर होता है, मतलब हेड मास्टर प्रिंसिपल वगैरह। और सिस्टम है वो कैसा है, ऑनलाइन, ठीक है ना। 16 अक्टूबर 2020, वो क्योंकि बीच में फिर गैप आ जाता है बहुत बार अपने यहाँ। अब निष्ठा में एन का मतलब क्या है, नेशनल है। आई का मतलब ज्यादातर जगह पढ़ रहे हैं अपन, इनिशिएटिव है। और किसके लिए है, तो स्कूल हेड, किसके लिए है बोलो, और स्कूल हेड, और स्कूल हेड के लिए है, साथ साथ और किसके लिए है, एंड टीचर्स। और टीचर्स का स्कूल हेड का हमें कैसा डेवलपमेंट करना है, होलिस्टिक एडवांसमेंट, डेवलपमेंट नहीं करना, डेवलपमेंट तो किसका करना पड़ेगा, बालक का करना है। और बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक को एडवांस होना पड़ेगा, ऐसा कुछ सरकार मानती है। उनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो होलिस्टिक एडवांसमेंट। एडवांसमेंट शब्द तो समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनको और प्रोग्रेसिव बनाना, उन्नति दायक बनाना। प्रशिक्षण में क्या है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जो प्रशिक्षण होगा, ऑफलाइन भी हुआ था, इसमें निष्ठा निष्ठा करके नाम आया था, काफी बढ़िया तरीके से है जो खाना वगैरह का सारा कुछ सरकार ने बढ़िया सिस्टम किया था टीचर्स के लिए। अपने यहाँ सोएपुर स्कूल में भी होते थे इधर, अगर ज्ञान होता। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ये होता था। उद्देश्य था स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, मतलब नेशनल लेवल का था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक निष्ठा का थोड़ा फुल फॉर्म है जो कोशिश करना याद रह जाए तो बढ़िया है, ये परीक्षा में आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, रह जाएगा ध्यान में। आगे है पोर्टल की बात करनी अपने को, ज्ञान संकल्प पोर्टल। पोर्टल है तो पोर्टल का काम नॉर्मली ऐसा, मतलब पोर्टल शब्द है उससे अपन क्या समझते हैं, कोई भी पोर्टल शब्द आए तो अपने दिमाग में क्या आता है, पोर्टल। अब बहुत बार ऐसे सुना होगा कि आज पोर्टल निकाल रहे हो, आज पोर्टल खुले हो गए हैं आज। हाँ, हाँ वेबसाइट ही हो गई एक तरीके से। और जहाँ वो उससे रिलेटेड सारा कुछ काम हो जाएगा तो उसको अपन पोर्टल बोल देते हैं, है ना, उसका लैंडिंग पेज वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो बात करते हैं अपन ज्ञान संकल्प पोर्टल की, ये 5 अगस्त 2017 की बात, 5 अगस्त 2017 रह जाएगा ध्यान में। और संकल्प है किसका है, तो ज्ञान के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास। सरकार जो भी योजनाएं वगैरह बनाती है, बहुत बार ऐसे दिमाग लगाते हैं कि हमें जो पैसा खुद खर्च नहीं करना पड़े, लोग बाग खर्च करें तो ज्यादा बढ़िया होगा।
और एक चीज होती है, जब भी हम खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं ना, अगर वो सरकारी नहीं है तो फिर अपन ध्यान भी रखते हैं कि वहां से आउटपुट है या नहीं प्रॉपर। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा प्रयास किया था। और स्कूल में जो भी डोनेटर है वो जो स्कूल को क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं, पूरा वही खर्चा वगैरह वो खुद उठा सकते हैं। और उनको जो ज्ञान संकल्प पोर्टल है उस पर पैसे भी डाल सकते हैं। और अपने यहाँ हालत ऐसी है कि सरकार ने जैसे नियम वगैरह बना रखे हैं, लिखित में तो आदेश नहीं है, लेकिन जब हर स्कूल है उसके टीचर वगैरह को फोन आता है कि 50 रुपए तो आपको हर साल डालने, आपको ही डालने हैं, लेकिन उसमें आना चाहिए कुछ सिस्टम है ऐसा। और इसका जो सिस्टम है, मतलब हम जो जैसे डोनेट वगैरह करेंगे वो थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल है, सीधा अपन एकदम से कनेक्ट महसूस नहीं करते हैं, बाकी लोग बाग जो सपोर्ट कर भी सकते हैं इसमें। मतलब मैंने प्रयास किया ना ऐसे, तो मैं थक गया, मतलब उसके इस पोर्टल से उधर जाओ और उसका वो पेज आ गया, अब इसमें आप ये आईडी ऐड करो, ये करो, नाम लिखो, और एक बार अगर आपने पैसे डाल दिए तो उसके बाद दूसरे नंबर से आईडी जनरेट करो, थोड़ा लफड़े का काम है। तो ये ध्यान रहे, अपने तो कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। ज्ञान संकल्प कुल मिलाकर स्कूलों को जो आर्थिक सहायता के लिए है, ठीक है, आम जनता है वो क्या कर सकती है, स्कूलों को आर्थिक सहयोग कर सकती है, या स्कूल वगैरह गोद ले लेंगे। तो गोद लेने का मतलब क्या है, गोद ले लिया तब उसको जो बढ़िया पालो पोषो, ऐसे नहीं है। गोद लेने का मतलब हो गया उस स्कूल को जितना जो रिक्वायरमेंट है, संसाधन वगैरह, वो संबंधित व्यक्ति प्रोवाइड करवाएगा। और कितने लोग बाग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर है जो सेट हो जाएगा, तो ये संभव है। और ये शुरुआत हुआ था इसकी 5 अगस्त 2017। अब ये ऐसे पूछ लेंगे ज्ञान संकल्प पोर्टल है उसकी शुरुआत कब हुई, और ये ऑप्शन दे देंगे तो अपने को सही करना है, ठीक है। बाकी है क्या जो वो कहानी समझ में आ जाएगी। अगला है शाला दर्पण पोर्टल। अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा काम में आ रहा है टीचर्स के द्वारा, वो कौन सा पोर्टल है, शाला दर्पण पोर्टल। अपनी जितनी योजनाएं पढ़ रहे हैं सारा कुछ लगभग इनका जो मेन जहाँ से काम होता है वो शाला दर्पण पोर्टल ही है। सरकार ने 12 फरवरी 2016 को लॉन्च किया था। कितनी फरवरी बोलो, 12 फरवरी और 2016 में, ठीक है, ये याद रह जाएगी तारीख। पोर्टल पर विद्यालय शिक्षक और छात्रों की संपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है। अब कहानी है जो ये है, भाई एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पर पूरा शिक्षा विभाग है वो जो इंटीग्रेटेड हो जाए, वहां से अपने को पता चल जाए कितने स्कूल, कितना क्या, एक स्कूल है तो उसमें कितने बच्चे, कितने टीचर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सारा कुछ डिटेल यहाँ मिलती है। सूचना को जो कंप्यूटरीकृत करना ये भी है। पहले जो कंप्यूटरीकृत नहीं था तो बहुत जगह समस्या आती थी ऐसे। ई गवर्नेंस है उसको बढ़ाना। जैसे मान लो अपने यहाँ सोलपुर का स्कूल है, इसको अगर चेक करना चाहिए, जैसे जयपुर में बैठा कोई अधिकारी भी चेक करना चाहिए कि वहाँ क्या स्थिति है, तो वो एक क्लिक में चेक कर सकता है, वहां जाके स्कूल के ऊपर लॉग इन करके। और भी इतने स्टूडेंट हैं इस क्लास में, इतना नामांकन है, इतने टीचर वगैरह है, सारा कुछ वहां से देख सकते हैं। विद्यालय से राज्य स्तर तक की स्कूल व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग है जो यहाँ से प्रॉपर हो जाएगी। हर टीचर है उसकी अटेंडेंस उस पर लगती है हर दिन, हर स्टूडेंट की अटेंडेंस लगती है, तो सारा डेटा उनके पास अभी एकदम व्यवस्थित रहता है। शैक्षिक सह शैक्षिक सुविधाओं की सूचना है वो मिल जाएगी, मतलब और साथ में जो भी कार्यक्रम वगैरह चलते हैं उसके लिए भी वो सारा सह शैक्षिक में अभी जैसे हरियाणा राजस्थान ये भी आ जाएगा। तो ये क्लियर है साला दर्पण पोर्टल। ऐसे आ जाए जैसे कि कौन से पोर्टल के ऊपर सारी सूचनाएं मिलती है बच्चों की, स्कूल की, टीचर्स की, तो कौन सा पोर्टल है। और डोनेशन के बारे में आ जाए अगर, तो कौन सा पोर्टल है, ज्ञान सेंटर। अब बात करनी है अपने को निरक्षरता अभियान। नाम निरक्षरता है, साक्षरता की तरफ लाने के लिए है। ये अभियानों के बहुत बार नाम वगैरह रहते हैं तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, लेकिन ये पुराने समय का ही है, चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, कोशिश करते हैं इसको समझते हैं। निरक्षर व्यक्तियों के लिए बुनियादी शिक्षा, कैसी शिक्षा बोलो। और बुनियादी का मतलब वो भी गांधी जी वाली है भाई, बेसिक उसको पढ़ना आना चाहिए, और छोटे मोटे उसके जो भी काम वगैरह एक्टिविटी वो कर ले। ग्राम शिक्षा अभियान चला था अपने 59 में। कब चला था, 1959 में, तो ज्यादा ही पहले का नवाचार हो गया, लेकिन ठीक है, शुरुआत थी उस समय तो हालत खराब थी। कृषक कार्यात्मक साक्षरता अभियान चला था 67-68 में। फिर वयस्क महिलाओं के लिए है जो कार्यात्मक साक्षरता 75-76 में चला था। और फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम करके और नेशनल लेवल पे चला था, वो चला था अपना 2 अक्टूबर 1978। 2 अक्टूबर समझ ही गए होंगे, है ना, क्यों आता है 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, ऐसी तारीखें क्यों आ रही है, 12 जनवरी, ये सब अपने को ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम थोड़ा ध्यान रख लेना, 2 अक्टूबर 1978। बाकी इसमें होगा क्या क्या है सारा कुछ, तो जैसे उद्देश्य है तो अपन बता सकते हैं ना कि लोगों को जो सिखाना है, कुल मिला के जो निरक्षर है उनको साक्षर करना है। और ये अलग अलग नाम से हैं जो अभी भी चल रहे हैं 2030 तक, तो सबको अच्छी ये आ ही गया है, राष्ट्र साक्षर भारत अभियान प्रारंभ हो गया था ये 2012 से। और इसको जो 2030 तक टारगेट में रखा गया है, 80% तक शिक्षा या साक्षर करेंगे, कम से कम वाला टारगेट ये है, बाकी तो 100% रहेगा। ऐसे नहीं कि 80% हो गए अब साक्षर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं।
कुछ जगह जहाँ प्रॉपर साक्षरता है, जैसे मान लो हम कोटा शहर की बात करें तो वो तो अलग ही लेवल पे है मामला उसका, उसको अभी थोड़ा साइड कर दिया। एज में इसमें मैं जो कल जब बात करे थे तो मैंने 7 साल शब्द यूज किया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। हम जब भी साक्षर पूछते हैं ना कि भाई साक्षर कौन है, तब हम बात करते हैं कि 7 साल से तो उसकी उम्र होनी चाहिए बड़ी, मतलब ज्यादा होनी चाहिए, और उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, सिंपल नाम वगैरह ये, तो फिर वो साक्षर कहलाता है। यहाँ ये जो साक्षरता अभियान चल रहा है वो कौन सी उम्र के लोगों के लिए है? 15 से 35 साल, जिसको अपन प्रौढ़ कह सकते हैं, उनको जो सिखाना है। और योजना किसकी है बोलो? केंद्र सरकार की है। राज्यों में ये अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो कोटा शहर के अलावा सब जगह लागू है। अब हाँ आगे अपार आईडी, ये क्लियर है? साक्षर भारत अभियान बोलो। हाँ क्या? हाँ देखो साक्षर शब्द है ना वो गवर्नमेंट के अगर आंकड़ों के हिसाब से हम शिक्षित हो गया, शिक्षित है ना, ये हो गया। और एक क्या शब्द है? साक्षर। तो साक्षर में शाब्दिक भी देखेंगे तो स प्लस अक्षर, मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान हो गया वो है। शिक्षित है ना, उसको नॉर्मली जो अपना समाज किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, तो उसमें अलग है सिस्टम। तो भाई ऐसे बहुत बार होता है ना कि कोई व्यक्ति है जैसे उसके बारे में कोई बात सुनी हमने, तो फिर हम और कहते हैं यार वो तो शिक्षित परिवार है, शिक्षित आदमी है, इसका मतलब ये है कि वो मुख्य धारा में है, थोड़ा नॉलेज है उनको, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पे है तो उसको क्या बोल देंगे? शिक्षित। और जब भारत सरकार की साक्षरता की परिभाषा देखेंगे तो उसमें वो एक तो बात करते हैं कि ये जो होनी चाहिए कम से कम कितने साल? 7 साल, और उसको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, तो वो क्या हो गया? साक्षर। बस स प्लस अक्षर है, ये कौन सी संधि, वो कौन सा उपसर्ग लग रहा है इसमें? स, सहित, मतलब अक्षर सहित, जिसको अक्षर आता है। आगे है योजना, ये बात कर ली हमने केंद्र सरकार और राज्यों में, ये बात कर ली। अभी हमें बात करनी थी इसके बारे में बोलो, अपार आईडी के बारे में बात करनी। नेशनल लेवल पर सारे के सारे स्टूडेंट उनका एक सिस्टम बन जाए, ऐसा गवर्नमेंट के पास जो प्लान आया था, तो उसमें उन्होंने ये आईडी जनरेट की थी। ये थोड़ा ध्यान रखिए ना, स्वैच्छिक रखा है इसको। और अपार का फुल फॉर्म याद रखना है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, है ना। अपार की फुल फॉर्म क्या होगी? हाँ, याद रह जाएगा ना। ऑटोमेटेड है और कैसी है? परमानेंट है और एकेडमिक अकाउंट। एकेडमिक अकाउंट का मतलब वही हो गया, वही पढ़ने से रिलेटेड हो गया। और ये एक तरीके की क्या है? रजिस्ट्री है, भाई ये नंबर है जो मेरे पास रहेगा, और जब तक उसकी सारी पढ़ाई चलेगी, इधर उधर ट्रांसफर वगैरह होगा, सारा कुछ पता रह जाएगा। स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री इसको हिंदी में कहेंगे अपन। नेम 20 के तहत आज इसको शुरू किया गया है, और छात्र के रिकॉर्डों को यहाँ पर अपने जो क्या रखना चाहती है सरकार? सुरक्षित रखना चाहती है। अब सरकार की बहुत सारी योजनाएं वगैरह होती हैं, उनको जो स्पेशल कोई टारगेट करना है जैसे, तो उसके लिए फिर ये रिकॉर्ड के हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। एक राष्ट्र एक छात्र और एक आईडी, बहुत जगह सुना होगा एक राष्ट्र, वो चुनाव में भी सुना होगा एक राष्ट्र एक चुनाव। मतलब ये राष्ट्र शब्द है जो बहुत बड़े लेवल पर, प्रबल लेवल पर है, जो ये उपयोग करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। कुल मिलाकर पहले अपने यहाँ समस्या थी, जैसे 1947 में जब भी भारत आजाद हुआ था, उससे पहले अपने यहाँ स्थितियां जो बहुत अलग थी। आज जो राष्ट्र वाला भाव है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग तो ऐसे बीच में घुसे पड़े रहते हैं कि हमारे थोड़ा अलगाव लेके आए, जैसे अभी साउथ वाले अलग हैं, नॉर्थ वाले अलग हैं, ये पूर्वोत्तर वाले अलग हैं। लेकिन वो एक बिंदु है, वो ऐसा है जो प्रयास करता है कि सारे लोग अगर थोड़ा मिलके और काम करें तो ज्यादा ठीक है। अभी बात करते हैं इसमें 12 अंकों की आईडी, कितने अंक है बोलो? 12 अंक है। और आधार से हैं जो इसको जोड़ देते हैं। आधार में भी कितने डिजिट होते हैं? 12 ही होते हैं, ये भी उसी की जैसी है। विद्यार्थी के स्कूल बदलने राज्य में या राज्य से बाहर अगर कहीं पर भी वो जाता है, तो उसका डेटा ट्रांसफर करने में समस्या नहीं आती। बाकी जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जो कहीं और जगह पढ़ रहा है, किसी और स्टेट में पढ़ रहा है, और जगह जाएगा, तो वो पूरा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट के पास है जैसे, तो वो थोड़ा सा समस्या आती है, उसको थोड़ा ओवरकम करने के हिसाब से ये अपार आईडी बनाएगा। समझ में आएगी बात? और ये बहुत जगह है जो आती है, वास्तव में ये थोड़ी टेक्निकल समस्या है, इसको भी फेस किया है मैंने। और अपने एक स्टूडेंट तो बैठी हैं, ये कहीं बाहर पढ़ गई हैं, कहाँ पढ़ी थी? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में है। हाँ, जालना। हाँ मतलब औरंगाबाद वो हो गया मेन। तो वहाँ नाम वगैरह भी लिखते हैं तो बहुत अलग लिखते हैं। अब इसका नाम इसकी मार्कशीट में 10वीं में देखेंगे तो उसके बाद लास्ट में तो नाम है, पहले तो वो कुमारी श्री ऐसा कुछ, क्या है शुरू में क्या लिखते हैं? वो मतलब सरनेम है उसको आगे लिख देते हैं। आगे है, आगे अपना मसरा, क्या नाम है? मसरा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। पहले इसकी जगह क्या चल रहा था, अभी पढ़ लिया हमने, रक्षम। अब नोट्स जब बनाओ ना, अगर किसी ने नहीं बनाए हो,
खुद से नोट्स बनाओ, तब मैं उसको कह रहा हूँ भाई मसरा है उसी के पास रक्षम को लिखना है अपने को, ठीक है ना। तो वो दोनों जो इंटीग्रेटेड हो जाएगी और पढ़ोगे तब भी प्रॉपर कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे। अब इसमें नाम है जो ये मसरा कर दिया 29 मार्च 2025, ठीक है। ने 20 के पूर्ण संचालन के लिए, तो वही है कुल मिलाकर अभियान में चाहते क्या है, तो 2020 वाली जो पॉलिसी है उसको लागू करना चाहते हैं। मकसद क्या है, तो पठन दक्षता विकसित करनी है, और जो भी दक्षताएं हैं वो अगर आई नहीं आई उसका आकलन करना है, और शिक्षकों को जो विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो बालक को नहीं आ रहा है तो शिक्षक को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बोलो। शिक्षक को अगर पता है तो फिर वो उसको वापस ही सिखाएगा, भाई उपचारात्मक शिक्षण है उससे पहले तो पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए है ही पायलट प्रोजेक्ट है जो 41 विद्यालयों में शुरू में, और अभी तो लागू हो गया समय। विद्यार्थी का आकलन, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण कराने की प्रक्रिया है जो इसमें आ जाएगी। क्लियर है ना। और सब्जेक्ट कौन कौन से रखे, तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय हैं उनको रखा है। पहले है जी ये रक्षम के नाम से, तो ये क्लियर है। इसका एक ऐप जो साला दर्पण पोर्टल से डाउनलोड होगा, शिक्षक ऐप उसको कहा जाता है, ये शायद हमने पहले भी चर्चा कर ली है। 30 मार्च 2025 को जो आरंभ नवीन कार्य विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति इससे जो दर्ज हो रही है, आजकल अपन है जो इसमें ऑनलाइन उपस्थिति भी दर्ज कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं है, करते ही। और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं। आप जो ऐप से उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं जिस क्लास के टीचर है उसकी, और बाई चांस ऐप नहीं चल रहा है तो फिर कौन सा पोर्टल, शाला दर्पण, वो वही है, अंतिम रूप से वही होती है। ये विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति है ना, तो संबंधित कक्षा अध्यापक है उसके ऐप से उस कक्षा की उपस्थिति हो जाएगी, ऐसा कुछ अपने दिमाग में रखना। क्योंकि यहाँ वो टीचर प्रश्न बनाने वाले हैं जो कोई ऐसा प्रश्न बना देगी संपूर्ण स्कूल की, विद्यालय की, ऐसा कुछ तो थोड़ा अपने दिमाग में होना चाहिए। यहाँ ये किसकी बात कर रहा है, वो लोग विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति की बात कर रहा है। तो कोई भी टीचर है तो वो जिस कक्षा का कक्षा टीचर है उस संबंधित कक्षा की उपस्थिति है जो उसके ऐप से होगी। ये बात समझ में आ गई। बहुत बार जब भी हम पढ़ रहे होते हैं थोड़ा सा ऐसे 1-2% एडवांस अपने को सोचना है जिसमें प्रश्न क्या बन सकता है। आगे है संविधान कक्ष। तो ये जो ऐसे विद्यालय है ना जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है, तो उनमें जो कौन से कक्ष बनाए गए, संविधान कक्ष। अपने यहाँ राज्य के 639 पीएम श्री विद्यालयों में जो ये बनाए जा रहे हैं, और इसमें जो नाम से ही पता चल रहा है ना किसकी जानकारी देंगे, संविधान की जानकारी देंगे। और पहला संविधान कक्ष है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कौन सी, बावड़ी। मेरा दोस्त है जगदीश यानी, उसका गांव है, जोधपुर में बना था ये, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और संविधान की मूल प्रति का यहाँ पर है जो क्या मिलेगा अपने को, ऑडियो मिलेगा, ठीक है। और इससे अपने को जो कौन सा ज्ञान मिलेगा, गहन ज्ञान मिलेगा। अगर किसी को गहन ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए फिर उसको कहाँ कहाँ बैठना पड़ेगा, संविधान कक्ष में, ठीक है। तो ये क्लियर है, बोलो संविधान कक्ष वाला क्लियर है। कहाँ बनेगा, पीएम श्री स्कूलों में। सबसे पहला कहाँ बना, बावड़ी में, ठीक है। और बावड़ी में आराम से ठंडक है, शेर वहां गहन ज्ञान मिल जाएगा। ऑडियो, ऑडियो का मतलब समझ गए, उसको रिकॉर्ड करेंगे और आवाज आएगी केवल, टेप रिकॉर्डर चलाएंगे वहां। आगे है बाल वाटिका, ये भी इन्हीं स्कूलों के लिए है। 2 दिसंबर 2024 और प्रारंभिक 402 जो पीएम श्री विद्यालय है उनमें बाल वाटिकाएं बनाई गई थी। और तीसरी चौथी ये स्टार 3, 4, 6 वर्ष के बच्चों में बुनियादी और संख्या ज्ञान, कुल मिलाकर बाल वाटिका है वो जो थोड़ा नाम अलग कर दिया छोटे बच्चों के हिसाब से, जो ऐसा स्ट्रक्चर बना के वहां से जो उनको एजुकेट किया जा सकता है। घोषणा है जो 22-23 में हो गई थी, चालू है जो कब की गई बोलो, 2 दिसंबर 2024, ठीक है। बनेगी कौन सी स्कूलों में, तो ये भी कहाँ बनेगी, क्लियर है। फिर है सार्वजनिक पुस्तकालय, ये पब्लिक लाइब्रेरी, मतलब ऐसे जैसे पंचायत है तो पंचायत भवन में अभी बात कर रहे थे अटल ज्ञान केंद्र, और उसी को और क्या बना दो, वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय बना दो, वहाँ बैठ के और लोग वहाँ पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग का है, ग्राम पंचायत स्तर पर है, और प्रथम चरण में जोधपुर और भरतपुर में है जो ये 50-50 पुस्तकालय बनाए गए। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, नाम है सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। होनी चाहिए क्या लाइब्रेरी, बोलो ना, होनी चाहिए ना। हाँ कमर्शियली भी है, ठीक है, वो धीरे धीरे सिस्टम शुरू हो रहा है तो बढ़िया है। आगे है डिजिटल प्रवेशोत्सव। अब डिजिटल प्रवेशोत्सव में देखो, ये तो सारे विद्यार्थी जान जाएंगे, प्रवेशोत्सव का मतलब क्या होता है, नए बच्चों को एडमिशन देना और उसको उत्सव जैसे एकदम मतलब सेलिब्रेट करते हुए एडमिशन देना। लेकिन नाम क्या जोड़ दिया गया, इसका मतलब है आप उसको जो मोबाइल पे सर्वे वगैरह करके और फिर एडमिशन देंगे तो उसका नाम डिजिटल प्रवेशोत्सव कहलाएगा। 15 अप्रैल 2025
25 ध्यान रखिए ना। सर्वे में कौन कौन से बच्चे आएंगे, तो 3 से लेके और 18 साल तक के बच्चे, उन सबको जो पहले अपन क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। और चिन्हित करने के बाद जो स्कूल नहीं जाता है उनको आइडेंटिफाई करके और ऑनलाइन डेटा जो अपने पास संग्रहित करेंगे, फिर उसके आधार पर एडमिशन करवाएंगे उनका। और उसको जो हाउस होल्ड सर्वे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बोलो, हाउस होल्ड सर्वे। कुछ है जो टीचर वगैरह आए होंगे घर पे, ये भी थोड़ा किसी को आइडिया हो, या कोई इंटर्नशिप में था होगा तो उससे ही करवाया होगा ये सर्वे, बहुत ये अच्छा एक तरीका हो गया टीचर्स के। 3 साल से 3 साल की आयु वाले बच्चे हैं उनको जो कहा, आंगनबाड़ी में एडमिशन करवा देंगे। आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थियों का डोर टू डोर है जो सर्वे इसमें था। आउट ऑफ स्कूल समझ गए ना, जैसे 18 साल से कम उम्र का है, वो पढ़ने नहीं जा रहा है, वो उस सर्वे में आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। उद्देश्य है नए 20 को पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट करना। अब नए 20 है ना, उसमें एक दो जगह लाइनें लिखी हुई है कि अपने को 100% एनरोलमेंट रेशो चाहिए। मतलब पूरे भारत में एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यालय नहीं जा रहा हो 3 से 18 साल तक। तो उसका पता कैसे चलेगा, तो ऐसे सर्वे करेंगे। फिर बच्चों का नामांकन और ठहराव है वो सुनिश्चित करना या बढ़ाना कह लो, सुनिश्चित क्लियर है उसमें। चिन्हित बालकों को आयु के अनुसार एडमिशन देना। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है, कैसा है बोलो, जो कहीं पढ़ने नहीं जा रहा है। अब वो पढ़ने नहीं जा रहा है तो उसका क्या करना, अपने को एडमिशन करना है। और एडमिशन करना है उसका पता लगाएंगे, उसको अपन कह रहे हैं क्या, चिन्हित करना। ठीक है, आयु के अनुसार का मतलब क्या है, यहाँ पर एक लफड़ा है, लफड़ा नहीं है मतलब अच्छी बात है, क्या है बोलो, मेरे बोलने में बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। आरटी 2009 भी लागू है, और आरटी 2009 में है कि भाई जितनी एज का है उस हिसाब से आपको एडमिशन देना पड़ेगा। मान लो जैसे मैंने जो हाउस होल्ड सर्वे किया और एक बालक मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो तो बकरियां चराने जाता है, एज कितनी है, 10 साल है, अब चिन्हित हो गया, अब उसको एडमिशन देना है तो कौन सी क्लास में एडमिशन देना, आरटी 2009 के हिसाब से कौन सी क्लास में आएगा वो, चौथी में या 5वीं में, पक्की बात है। तो अब उसका एडमिशन है जो कहाँ हो जाएगा, 5वीं क्लास में हो जाएगा। शुरू में उसके लिए ब्रिज कोर्स है, उसके हिसाब से उसको तैयार करेंगे और आगे बढ़ेगा वो। क्लियर है। और शिक्षकों की सुविधा के लिए ये ऐप डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ भले शिक्षकों की सुविधा के लिए है, लेकिन समझ आएंगे वैसे। आगे है मौखिक धारा प्रवाह पठन। तो ये तो क्लियर हो गया, डिजिटल की बात किया था, प्रवेशोत्सव है ना, यानी कि एडमिशन लेने और उसके साथ जो डिजिटल सर्वे है वो भी करना। अब मौखिक धारा प्रवाह पठन है, नाम से क्लियर है कि भाई मौखिक का मतलब बोलना, धारा प्रवाह का मतलब फ्लुएंटली बोलना, एकदम स्पीड में बोलना। जैसे बचपन में जब भी शुरू में किताब पढ़ना सीखा था तो ऐसे पढ़ते होंगे ना, रा जय, ऐसे तो ऐसे पढ़ते हैं, वो तो धारा प्रवाह नहीं कहलाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, अटक अटक कर पढ़ना। और अगर आप प्रॉपर है जो उसको पढ़ रहे हो, इसका मतलब वो कौन सा पठन हो गया, धारा प्रवाह। अब धारा प्रवाह जो सब पढ़ लें तो बढ़िया बात है। तो मसरा अभियान के तहत है ये भी पहल है, इसमें एक कार्यक्रम शुरू किया गया था उसी ऐप में, जो शिक्षक ऐप है ना उसी में शुरू किया गया था, वो आ रहा है। ओआरएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या होगा, धारा प्रवाह। ठीक है, ओरल का मतलब मौखिक है, रीडिंग का मतलब पठन पढ़ना। तो इस प्रकार से हमें जो मूल्यांकन करेंगे ओआरएफ में, कि बालक है उसको जो अभी कल परसों शायद बात कर रहे थे कि मोबाइल के अंदर है जो वो थोड़ा वो कुछ भी टेक्स्ट है लिखा हुआ आ जाएगा, और बालक को मोबाइल को पास में रख के और उसको पढ़ना है, मोबाइल को सुनाना, और वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, आगे जो भी एआई से वो चेक होके आ जाएगा कि भाई ये फ्लुएंट है या नहीं। कक्षा 3 4, देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, कक्षा 3 4 और 6 7। अब यहाँ लिखा है कि कक्षा 3 से 8 तक है, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है कि ये है जो खास तौर से किन बच्चों के लिए था, तो तीसरी चौथी और छठी सातवीं। और ज्यादा दबाव क्यों था उसका कारण भी समझो, कि भाई तीसरी चौथी में बच्चे को आप फ्लुएंट बना देंगे तो 5वीं में उसका बोर्ड एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, और छठी सातवीं में अगर गड़बड़ है तो वो 8वीं के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। हिंदी अध्यापक द्वारा ओआरएफ मूल्यांकन, इसका जो कार्यक्रम शुरू में किसके लिए था, हिंदी अध्यापक। अभी बीच में थोड़ा 2 महीने 3 महीने पहले इसको जो कौन से टीचर के लिए भी लागू कर दिया, इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो ये इसमें एक अपडेट अपने को नोट्स लाए हैं तो उसमें लिख दो। वर्तमान में अंग्रेजी जो भाषा है उसके लिए भी लागू कर दिया है इसको, और उनका एक ओआरएफ हो गया। और ये कौन से ऐप पर, तो वही बात कर चुके हैं अपन, वही ऐप जो अभी बात कर रहे थे अपन, अक्षम्बक और रमसा वो मसरा, उसमें यहाँ जो पठन क्षमता का विकास करना मुख्य उद्देश्य है, उसी में टेक्स्ट होता है, उसको अपने को पढ़ाना होता है। ठीक है ना। आगे बात करनी अपने को किसके बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में।
क्या नाम, किस्मत, किस्मत है ना? अभी कौन सा पढ़ा था टॉपिक हमने, बोलो। दो भाषाओं के लिए है, कौन कौन सी के लिए है? अब सबको ऐसे लग रहा है, ये कैसे गड़बड़ हो सकती है? हिंदी और अंग्रेजी के लिए, ठीक है ना। सैनिक स्कूल 1961 में और रक्षा सेवाओं के लिए शुरू किया गया था, नाम से ही पता चल रहा है। वैसे आवासीय विद्यालय होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। आवासीय विद्यालय का मतलब तो जानते हैं ना, मतलब बच्चे को 24 घंटे वहीं रहना, खाना पीना सारा कुछ उसका वहीं है। संचालन है जो, इसके लिए अलग से सोसाइटी है, सैनिक स्कूल सोसाइटी, वो चलाती है। और सिलेबस कौन सा चलता है, तो सीबीएसई बोर्ड का चलता है। मीडियम कौन सा है, तो अंग्रेजी। इस सेना में भी तो बहुत ऐसे व्यक्ति चाहिए ना जो एकदम सारा कुछ, क्योंकि वो मामला ऐसा है ना, वहां अगर थोड़ा सा भी चूक हो गई तो सारा कुछ पूरा देश ही उसकी फाइल जा सकती है इधर उधर। इस कारण से उनको भी इतना प्रॉपर वे में तैयार करके और ले जाया जाना चाहिए। तो उनके लिए जो सिस्टमेटिक स्कूलें चलती हैं अपने यहाँ, चित्तौड़गढ़ में 61 में है जो डेवलप हो गई थी, बन गई थी चालू। और झुंझुनू में है, जयपुर में भवानी मिशन के नाम से चलता है। एक मिलिट्री स्कूल के नाम से आता है, वो थोड़ा अलग है, ये है जो अलग है, ठीक है ना। यहाँ कोर्स कौन सा चलता है, सीबीएसई का। मीडियम कौन सा है, अंग्रेजी। और ज्यादातर इसमें ये संभावना रहती है कि जो बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं, जैसे विदेशों वगैरह से कम्युनिकेट करना सारा कुछ है। और आजकल जो अपना आर्मी वगैरह है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ गया है। अभी जो युद्ध वगैरह होते हैं ऐसे आमने सामने के युद्ध तो बहुत कम रह गए, मतलब न के बराबर ही। आजकल सारा कुछ एलपी से होता है, मिसाइलें वगैरह चलानी, इधर उधर ड्रोन चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सारा सिस्टम है। अब इसको मैनेज करने के लिए उनको अंग्रेजी वगैरह सारा बढ़िया प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तो ये पूरा सिस्टम उनके लिए। और इसमें शब्द भी लिख दिया है, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो योग्य हैं उनको, जो आर्मी के आगे जो भी काम है उसके लिए तैयार करते हैं। अभी बहुत सारे सैनिक स्कूल है जो शुरू करने के लिए काम चल रहा है। और भारत में जो वो रिसर्च वगैरह की बात करते हैं ना अपन, तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग बाग रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उन्होंने रिसर्च की और गवर्नमेंट जो भी डेटा मांगती है तो रिसर्च के आधार पर वो देते हैं। अभी जैसे हम कहें कि भाई अ, अपन स्टूडेंट है, जैसे तो स्टूडेंट है वो कैसे क्या रिसर्च करता है। मेरे को जैसे तैयारी करनी, मान लो रीड लेवल 1 है और सेलेक्ट होना ही है, तो मैं क्या रिसर्च करूंगा, मैं देखूंगा कि जो टॉपर स्टूडेंट है, मेरे आसपास जो स्टूडेंट ऐसे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और उनका पढ़ने का तरीका क्या था, ये रिसर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट भी रिसर्च करवाती है ऐसे। और रिसर्च में जो एक बात आई सामने कि भाई इजराइल ऐसा देश है जो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो सबको एकदम मतलब चमका के रखता है, और जिसका भी इलाज करना हो कर देता है। तो अब उन्होंने पता लगाया कि इजराइल ऐसा कैसे कर पा रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। और क्या है, तो और वहाँ हर आदमी को जैसे नई ट्रेनिंग देते हैं। अपने यहाँ एक नई योजना आ गई, वो अग्निवीर। हालांकि गवर्नमेंट उस लेवल पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी, लेकिन उस योजना के पीछे जो मकसद था वो ये था कि भाई हर आदमी है उसको कम से कम साल 2 साल की अपन क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आर्मी की। और अगर ऐसे ही कहते हैं किसी को कोई पैसे नहीं देंगे तेरे को ट्रेनिंग लेनी है, तब तो लोग बाग अपने जाएंगे नहीं। लेकिन अगर उसको अपन सर्विस में लाए, कुछ थोड़ा उसको जो फायदा वगैरह मिले, तब वो आगे जुड़ जाएगा। अभी हर गाँव गाँव में सैनिक हो गए। तो मान लो ऐसा टेक्निकल कोई समस्या आ जाए, मान लो कल को, होगा नहीं ऐसा, और नहीं हो तो बहुत बढ़िया है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लो जैसे कि कोई अग्निवीर में 5 साल गाँव हुआ व्यक्ति है, बाद में उसने क्योंकि सरकारी वो नौकरी कर देगी, तो वहां से आके वो अपना काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, जो भी। लेकिन मान लो कोई टेक्निकल समस्या आ गई, तो उस समय ट्रेंड व्यक्ति चाहिए होगा, और वो ट्रेंड व्यक्ति मिल जाएगा सरकार को तुरंत, उसको फोन करेंगे क्योंकि उनके पास डेटा रहेगा। हाँ भाई खटा रहा हूँ, है ना, तो वो कहेगा दुकान में बैठो, बोलो, तो आ जाएगा, है ना। वो नजदीकी जो भी कैंप वगैरह होगा, और उसको डायरेक्ट सेना में नहीं भेजेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि भाई तू या बंदूक ले जा लड़ने जा, ऐसे नहीं। उसको वहां पर बहुत सारी और सेवाएं होती है, जैसे उसको जो मेडिकल हेल्प पहुंचानी है, कुछ करना, रसद वगैरह ले जाना, उसकी कैंप वगैरह है उसकी रखवाली करनी, कुछ भी काम है तो उसको जो काम दिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ रहता है, ये सारी जो कहानियां रहती हैं अपन शुरू करते हैं। अभी गवर्नमेंट ज्यादा सैनिक स्कूल भी इसी कारण बना रही है ताकि। और सरकार के सामने दो समस्याएं देखो आजकल, है ना। डायरेक्ट जो व्यक्ति हैं भौतिक रूप से वहां लड़ने के लिए बहुत कम चाहिए। अभी जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो वो जहाँ बॉर्डर वगैरह है, तो वहां पर ऐसे थोड़ी तो हर जगह सैनिक ही ऐसे रहेगा, वहां ऐसे सिस्टम लगा दीजिए, अगर उसके रडार में कोई आ गया ना, थर्मल जिसको अपन बोलते हैं, कैमरा वगैरह, तो कोई भी ऐसे आ गया तो वो ऑटोमेटिक गन है वहां पर, उसको सीधा खत्म कहानी। मतलब किसी सैनिक को जाके और उसके वहां गोली चलाने की आवश्यकता नहीं, ऑटो सिस्टम कर दिए बहुत जगह। जैसे अपने गडूरे आते हैं तो उनका क्या होता है, आजकल गाँव में कर रखा है सिस्टम, वो वाला सिस्टम है जो सब जगह लागू है। अभी ये लड़कियों के लिए स्कूल चले हैं तो ये काफी चर्चा में है, तो इसको ध्यान रख लेना। पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है जो 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, संविदा, संविदा लिखा हुआ है ना। गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में। और अपने यहाँ भी अपन जो पढ़ रहे हैं बहुत जगह नाम है, कोटा में, बोरियावास, ऐसा कुछ नाम पढ़े हैं।
ये क्लियर है सैनिक स्कूल वाला? ओके। आगे है कौन सा कक्ष? लहर कक्ष। एक कमरा है उसको जो इस प्रकार से सेट किया जाए जिससे बच्चे बढ़िया से पढ़ सके, है ना, और उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो शानदार एकदम, तो इससे लर्निंग है वो क्या हो जाएगी, इनहांस हो जाएगी। अभी कैमरा वगैरह में अपना फोटो थोड़ा गड़बड़ा रहा हो तो अपन क्या करते हैं, इनहांस करते हैं ब्राइटनेस को, और करते हैं तो एकदम काम सही हो जाता है। तो लर्निंग को भी क्या करेगा कि हम वो कमरा इनहांस कर देगा। लर्निंग इनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, तो नाम क्या हो गया, लहर। पढ़ने की लहरें आएगी, मतलब कमरे में जब जाएगा बालक तो, और लहरों में एकदम वो बढ़िया पड़ जाएगा। ऐसे करके याद रखना 2008 में। और ये सारे जितने विद्यार्थी बैठे हैं लगभग सबने देखा होगा, हर स्कूल में एक कमरा होता था जिसमें सब वो फोटो वोटो डिजाइने बनी हुई है मास्टर, और ऐसे कभी सर के जैसे कोई काम वाम आ गया तो भैया सबने लिखो ऐसे करे थे। फिर वो घूम घूम कर उनको लिखेगा मास्टर, काम चलता रहेगा। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत है और 1 से 5 तक है छोटे बच्चों के लिए। शिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के साधन, अब उसमें क्या क्या है तो देखो, वर्क बुक भी आ गया, पिटार आ गया, और कौन सा बोर्ड आ गया, ग्रीन बोर्ड, ये चीजें लिखी है। साथ ही वो जो मतलब दीवारें वगैरह हैं उस पे चित्र वगैरह बने हुए हैं, नाराम लिखे हुए हैं, सारा कुछ। अध्यापक सहायता करता मार्गदर्शक की सुविधा हेतु काम करेगा। थोड़ा वो लिखने में जो शब्दों में थोड़ा एजुकेशन है, मतलब पढ़ने में ऐसे लगता है कि नहीं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ हम जो विधियों में पढ़ रहे थे ना कि शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शक होता है, ये से समझ लो। तो लहर कंप्लीट है। लहर की फुल फॉर्म बोलो, लर्निंग इनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। क्लियर है? ओके। अगला है, अब अगला नहीं है, अब आगे हम पोर्टल वगैरह के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मुख्य पोर्टल से रिलेटेड जो इंटरनेट वगैरह है, ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी है कहानियां, तो उस पर बात करते हैं। पहला है राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा पहले बना हुआ, 2019 में 6 फरवरी के दिन। और कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन मार्गदर्शन कैरियर में सहयोग के लिए अभी ये शुरू किया गया था एनआईसी के द्वारा, ठीक है ना। अब कुछ लग रहा है एनआईसी क्या है, तो कुछ ना कुछ है, ठीक है, पता लगाना देखिए क्या है, ये होमवर्क में है। ज्ञान दूत कार्यक्रम, हाँ संस्थाएं होती, ज्ञान दूत कार्यक्रम चला था जून 2021 में। और ये फिर 2.0 चला था, यूट्यूब पर लाइव क्लासें वगैरह चलाना स्नातक और स्नातकोर विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज जाते नहीं है तो फिर यहाँ ये यूट्यूब पे पढ़ेंगे। 12 जनवरी 2022 को, अभी जब 22 आ जाएगा तब 12 जनवरी आ जाएगा ना, ये कंटेंट उपलब्ध करवाना। और एक है क्या साथी, ये शायद तक ये यहाँ पूरी कहानी है जिसकी खत्म हो गई, इससे ऊपर ऊपर ये क्लियर हो गया ना। बहुत सारे अलग अलग वो कैरियर से रिलेटेड, मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं आरबीएससी जो किताबें निकालती है अपनी, विसार प्राइमर गार्गी, ऐसे ऐसे कैसे ये पोर्टल हो गया जहाँ से अपन जो रोजगार से संबंधित जानकारी मिल सकती है। फिर ज्ञान दूत कार्यक्रम क्लियर है, नाम है ज्ञान का दूत, और वो कहाँ मिलेगा अपने को, यूट्यूब पे, ठीक है ना। फिर एक है साथी, क्या नाम है, साथी। साथी का भी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, याद रह जाएगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब खुद से मूल्यांकन, यानी टेस्ट पेपर वगैरह मिल जाएंगे आपने को, और खुद से बढ़िया से तैयारी कर लेगा बालक। कैसे करेगा तो आईआईटी की किसकी तैयारी करेगा तो आईआईटी हो गया, जेईई की परीक्षाएं हैं, और एनसीईआरटी के सहयोग से यहाँ पर उनको कैसे मदद मिल जाएगी, ऑनलाइन मदद मिल जाएगी। हम कल ही बात कर रहे थे ना कि कोचिंग वगैरह अगर सरकार चला दे इसे कितना बढ़िया रहे, तो वो काम है जो यहाँ किया जा रहा है साथी के माध्यम से, ठीक है। अपने कोई साथी नहीं है, मतलब रीट नीट के लिए कुछ नहीं है, ये है किसके लिए बोलो, आईआईटी जेईई उनके लिए। राजस्थान ई पोर्टल, 1 से 12 तक के बच्चे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में डिजिटल पाठ्य सामग्री उनको ई पोर्टल से मिल जाएगी। अभी जो किताब वगैरह की अपनी पीडीएफ प्राप्त करते हैं तो वो यहाँ से मिलती है। फिर एक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, हमने बात की थी, इसको थोड़ा क्लियर करना। 2021-22 में शुरू किया गया था, 6 से 12 की बालिकाओं के लिए है। और इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो किसके लिए होती है बोलो, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है। और वैसे है ना स्कूल में, जैसे अभी आज मतलब हम पूरा अपना परिदृश्य देखें अगर, तो आज अभी हम जैसे 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो 6 सब्जेक्ट में से 1-2 सब्जेक्ट को गवर्नमेंट को जो क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। 1-2 सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह 1-2 नए सब्जेक्ट लॉन्च करने चाहिए, उसमें एक तो आना चाहिए डिफेंस। भाई एक काल जैसे अपने गणित पढ़ते हैं पहली क्लास से लेके और कब तक पढ़ते हैं, 12वीं 10वीं तक आगे भी पढ़ना चाहिए, तो इसकी जगह जो क्या पढ़ा दो उनको, डिफेंस। और डिफेंस में एक शब्द और जोड़ दो, क्योंकि डिफेंस में जाएगा व्यक्ति तो वो कैसा होना चाहिए, हेल्थ को जोड़ दो, और प्रॉपर वे में, ऐसे नहीं अपने जैसे होता है ना स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा, वो परीक्षा होती है तो लास्ट में होती है, मतलब उस दिन अपने को पता चलता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के नाम से भी कोई सब्जेक्ट है, जबकि वो सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। भाई आदमी है उसको पहले ये सिखाओ ना, ये चीजें जो जरूरी है।
बाद में बाकी चीजें भी हो सकती है। और एक क्या हो सकता है बोलो, एक तो हो गया जैसे डिफेंस वाला हो गया, और एक हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर है जो कंपल्सरी किया जाना चाहिए, मतलब इंटरनेट और ये जो भी दुनिया भर की चीजें हैं, टेक्नोलॉजी सारा कुछ है जो हर बच्चे को पहली क्लास से सिखाना चाहिए, ताकि अपन जो इंटरनेशनल लेवल पर सारे देश हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। और दो सब्जेक्ट कौन से हटवाए बताओ भाई, दो सब्जेक्ट वो भी अपने इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे छठी क्लास से 10वीं तक जो चलते हैं उनमें से कौन से दो सब्जेक्ट नहीं हो तब भी चल जाएगा आदमी काम। अरे वो शिक्षा मंत्री जी लफड़ा कर देंगे, अब इसमें नहीं बोल सकते इसको तो। और चलो एक ये हो गया, और साइंस तो चाहिए, वो साइंस ही तो है, ये कंप्यूटर साइंस हो गया है ना, मतलब साइंस के अंदर तो इनको और जोड़ दो, हेल्थ है वो भी तो साइंस ही है। सामाजिक भी चाहिए, ह्यूमैनिटी वो सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी, कोई गणित गणित को पसंद नहीं करता हो ऐसा तो कोई नहीं है, देखो गणित तो सबको लगता है कि होता होना चाहिए। मुझे लगता है बेसिक गणित है जो ठीक है उसको इसी में जोड़ देना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर के साथ भी पहाड़े भी याद करो और इसको पढ़ो, है ना। चलो ठीक है, वैसे ये अपनी बातें हैं अपन कर रहे हैं, और आगे आ जाओ भैया। शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। अब यहाँ पर जो हमने जैसे ही स्वास्थ्य का नाम लिया, और आगे आगे योजना का नाम ही क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण। अगस्त सितंबर 2024 में ये चला था। है क्या कहानी, जो ये भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर और ज्यादा बात कर लेंगे। राजकीय विद्यालय में बच्चों का शाला स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, और इसमें 75 लाख बच्चे हैं, और उनको जो कितने प्रश्नों के आधार पर 70, मतलब 70 प्रश्न है जो हर बच्चे को पूछे गए कि थार जुआ पड़ रही न पड़ रही, मतलब इस लेवल के प्रश्न थे, क्योंकि मैंने तो सर्वे किया है तो मेरे को पता है। उसमें जब ये प्रश्न आएगा तो मेरे को भी अजीब लगाएगा, गवर्नमेंट किस लेवल पे चली गई है। ये पूछा गया था, उसमें प्रश्न था विभाग कौन सा है, तो स्कूल शिक्षा, और उसके साथ कौन सा गया। और ऐसे देखें ना तो अपने राजस्थान में जितने टीचर है ना वो थोड़े बहुत डॉक्टर, थोड़े बहुत मतलब वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हो गई योजना है, बहुत सारी वन विभाग का मतलब वनपाल भी है, सब योग्यताएं हैं शिक्षक। मतलब ऐसे ऐसे काम बता देते हैं जिसका अपना सीधा सीधा है ना, उसकी ट्रेनिंग से एजुकेशन से कोई काम भी नहीं है। हालांकि अब वो ज्यादा लोड लेते नहीं है, जो भी करते हैं उनको चुपचाप काम कर लेते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, कौन सा अभियान बोलो, पेड़ वेड़ की मास्टरी लगाएंगे। और जबकि अपने यहाँ जो एक विभाग है काम करता पूरा, वन विभाग, नाम उसका वन विभाग है, लेकिन पेड़ है जो इधर अपने मम्मी के नाम पे लगा ना। 7 अगस्त 2024, यही है लफड़ा मेन। अभी ये योजनाएं है ना, अपन तो ऐसे ऐसी मिजाज थोड़ा भी थोड़ा अपना नॉर्मल रहे उस हिसाब से बात करके बढ़ रहे हैं। बाकी है जो कहानी, किसी स्टूडेंट को अगर लगता है कि परीक्षा में मेरे काम किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं हो, तो समझ के वाला तो प्रश्न अगर क्लास में बैठे हो तो गारंटी है हो जाएगा। ये है वो क्लास में बैठे बैठे से याद नहीं होगा, इसको क्या करना, रट लेना, पक्का दिमाग फीड होना चाहिए। 7 अगस्त 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू हुआ था। हर बच्चे को कितने पेड़ लगाने, 5 पेड़ लगाने। और बढ़िया है भाई, घर परिवार में मेंबर होते लगभग 5, उस हिसाब से या परिवार के सदस्य संख्या के हिसाब से भी इसको सेट किया जा सकता था। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान क्लियर है। और कभी कोई अभियान वगैरह चलते हैं, जिस सरकार है जो अभियान चलाती है बहुत पॉजिटिव सोच के और चलाते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, बहुत बार होती नहीं है समस्या। अरे बोलो, होती है नहीं होती है, होती है। आगे है सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार में तो राजस्थान ने क्या कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। 15 फरवरी 2024 के दिन साला दर्पण पर 1.2 करोड़ विद्यार्थियों का जो वहां एंट्री हुई, इन्होंने जो क्या किया, सूर्य नमस्कार किया। और सूर्य नमस्कार के बारे में अभी जस्ट हमने बात की थी, क्या बात की थी बोलो, जस्ट का मतलब 1-2 दिन पहले शायद नाम आ गया था तो मैंने कहा था। हाँ वो मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज जिसको कह सकते हैं अपन, पूरा मतलब अगर व्यायाम करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, सूर्य नमस्कार है। कौन कौन ऐसे हैं जो जानते हैं बहुत अच्छे से, स्कूल वगैरह में या फिर कहीं कैंप ट्रेनिंग वगैरह में, लगभग आधे से ज्यादा विद्यार्थी जानते हैं, ठीक बात है। और जो नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए, ठीक है। अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 25-30 की एज तक तो नहीं आती समस्या, लेकिन बाद में थोड़ा इसका महत्व पता चलेगा। 3 फरवरी 2000, अब ये अगले साल वापस, है ना, सूर्य वो कौन सी तिथि, एक होता है ना त्योहार सूर्य सप्तमी या ऐसा कुछ मनाते हैं अपने यहाँ, उस दिन के उस दिन है जो 1.53 करोड़ विद्यार्थियों का जमा, मतलब उसमें लिखा कि भाई इतने करोड़ बच्चे हैं उन्होंने सूर्य नमस्कार किया। सारे स्कूल है, साला दर्पण है, उसमें एंट्री होती है कि आज कितने बच्चे आए
उसकी उपस्थिति दर्ज होगी और कितने बच्चों ने जो सूर्य नमस्कार किया, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं किया, और जितने आए उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है तो फिर वो रिकॉर्ड बन जाता है। क्लियर ये बात। और सूर्य नमस्कार का भी ध्यान रख लेना। वैसे तो प्रश्न बनने की थोड़ी कम है संभावना, लेकिन कब कहाँ से क्या बन जाए अपन तो ध्यान रख लेना ही बढ़िया है। आगे है वीर गाथा कार्यक्रम। वीर यानी वीर, है ना, बहादुर जो भी होते हैं, और गाथा का मतलब हो गया उनसे रिलेटेड कहानियां। ठीक है। जो भी गैलेंट्री अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड का मतलब परमवीर, महावीर, युद्ध में कोई सैनिक है, कोई पुलिस वगैरह ने कोई बढ़िया काम किया, शांति काल में हो चाहे युद्ध काल में हो, ऐसे अवार्ड है उनको क्या कहा जाता है, गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है। उन पर आधारित गतिविधियां जो करवाई जाएगी, इसमें चित्रकला है, कविता लेखन है, निबंध प्रतियोगिता है वगैरह। और अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, हम अभी एक टेस्ट सीरीज चलाई थी अपने वो आरबीएससी वाली, तो उसमें सारे, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था वो महावीर चक्र से रिलेटेड, उसमें था ना एक पार्ट है पूरा पूरे सारे नाम है उसमें। राष्ट्रीय स्तर पर 100 सुपर राजस्थान के 8 विद्यार्थी गए थे, मतलब जो टॉप बच्चे थे उसमें कितने बच्चे थे, 100, उसमें से राजस्थान के 8 बच्चे। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और कार्यक्रम कौन सा है, वीर गाथा कार्यक्रम है। प्रतियोगिताएं कौन कौन सी, चित्रकला की, कविता की और निबंध प्रतियोगिता। और काफी बढ़िया हो सकते हैं ये जो प्रतियोगिताएं वगैरह रखनी चाहिए। जैसे अपन नॉर्मली माने ना, प्रतियोगिताएं अगर कोई स्टूडेंट है जैसे ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग लिया है ऐसा कुछ, तो उसका व्यक्तित्व थोड़ा सा बहुआयामी होता है, थोड़ा ज्यादा प्रॉपर व्यक्ति बन जाता है। कौन सा विकास अभी पढ़ रहे हैं, सर्वांगीण विकास होता है उसका। आगे है वैदिक संस्कार बोर्ड, अभी लेटेस्ट ही है, 16 अप्रैल 2025 को गणेशी लाल जी को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, गणेशी लाल सुथार। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। बोर्ड में जो 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी सदस्य होंगे, और नाम से ही पता चल रहा है कौन से संस्कार की बात कर रहा है, वैदिक। तो वेदों में जो भी नॉलेज है और जो साइंस है उसको जो क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। वो चीजें भी बहुत ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं लोगों के लिए। टोटल 22 मेंबर की है जो वो बोर्ड बना, इसमें 10 तो कैसे थे, गैर सरकारी, और 12 कैसे थे, सरकारी। प्रशासनिक विभाग, तो अब वैदिक से समझ में आ रहा है कि कौन सा विभाग हो गया, संस्कृत विभाग। नई पीढ़ी है उसको सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाया जा सकेगा, और वैदिक शिक्षा है उसको मुख्य धारा से जोड़ा जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ। तो बढ़िया है क्या ये बोर्ड। वन डे एज ए साइंटिस्ट, अब नाम से ही पता चल रहा है ना, एक दिन वैज्ञानिक के रूप में, मतलब बालक है उसमें थोड़ा सा साइंस के प्रति भाव जगाने के हिसाब से। मन की बात, ये कौन करते हैं मन की बात है, गांधी जी। 119वें संस्करण में इसका जो जिक्र किया था उन्होंने, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने जो ये वन डे एज ए साइंटिस्ट वाली बात की थी। और अपने यहाँ कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी होती हैं, डायरेक्ट एडमिशन वगैरह की इसकी बात करें अपन तो होता है ऐसा, तो ध्यान रख लेना। और विभिन्न जो ये स्ट्रीम लिखा है, स्ट्रीम आधारित स्ट्रीम बोल सकते हो, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी जिसमें विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और वैज्ञानिक फिल्में, डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाना। मतलब एक दिन है जो किसके नाम कर दो बोलो, वैज्ञानिक के नाम, मतलब वो स्टूडेंट है उसको फील हो जाएगा कि मैं भी क्या हूँ, वैज्ञानिक हूँ। और अगर किसी व्यक्ति में, जो अपन साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो साइकोलॉजी में एक जगह वो शब्द आता है, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर बालक का दृष्टिकोण बदलना है तो उसको इस प्रकार के कार्यक्रम में अपने को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब अगला कार्यक्रम है प्रबल, क्या नाम है, प्रबल। प्रबल का भी फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ, बोलो फटाफट, प्रोग्राम ऑफ रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लर्निंग स्किल्स, है ना। अब ये एडेप्टिव लर्निंग स्किल का मतलब क्या हो गया, ये शब्द थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी लर्निंग स्किल समझ में आ रहा है, और एबिलिटी समझ में आ रहा है, बिल्डअप भी समझ में आ रहा है। एडेप्टिव का मतलब क्या, इसको बालक सीख सकता है, सीखने योग्य मतलब एक तरीके से। और ये कौन सी सेंचुरी की है, 21वीं सेंचुरी की है। और प्रबल संभावना है कि भाई ये चीजें सीख जाएगा तो बालक सफल रहेगा, ऐसा कुछ सरकार मानती है, तो नाम क्या रख दिया, प्रबल। और कौन से बच्चों के लिए, 9 से 12 के लिए, 21वीं सदी के कौशल विकास पर केंद्रित है। और राजस्थान के 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसको लागू किया गया है। कुल मिलाकर अनुकूल जीवन कौशल का उनमें निर्माण करना। और इसमें सारी चीजें आ जाएगी, देखो नाम में लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लर्निंग स्किल्स। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती, अभी जो बात कर रहे हैं हम, जैसे कंप्यूटर होना चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, हेल्थ एज सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयास किया जाएगा। आगे है सेल्फ डिफेंस, अभी हमने जो लक्ष्मीबाई के नाम से वो पढ़ के आए थे, और ये कौन सा है, सीधा सेल्फ डिफेंस, है ना। सरकारी विद्यालयों में कितने महीने का, 3, और इसमें 6 से लेके और कौन सी क्लास तक, 12वीं क्लास तक। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उसमें एक ड्रॉप आउट
ड्रॉप आउट का मतलब समझ गए ना? मान लो कि आप इनरोल तो हो गए, लेकिन उसके बाद आपने जो कोचिंग छोड़ दिया, मतलब स्कूल छोड़ दिया, तो आप ऐसे की श्रेणी में आओगे, बोलो ड्रॉप आउट की श्रेणी में आओगे। और एक तो ही है भाई, अगर ये चीजें होगी तो फिर वो मजबूत बनेंगे, सीधी सी बात है। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो समस्या के तहत चलाया जा रहा है, जो फंडिंग वगैरह होती है वो इसके तहत होती है। तो ये बात भी समझ में आ गई ना, सेल्फ डिफेंस, रक्षा, नाम क्या रखेगा इसका, रक्षा। अब थोड़ा सा ब्रेक, अपने भी 3 बज गई है ना? तो केंद्र और राज्य की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थोड़ा